गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द टेंस। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा कहना था कि सर इंग्लिश का कुछ पार्ट है जहाँ पे हम लोग को दिक्कत होता है, स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन में, टेंस में, पास्ट ऑफ स्पीच में। तो इन सारे टॉपिक का स्पेशल मांग से हमने ये इंग्लिश को बताना शुरू किया। ऐसे स्पेशली हम तो चूँकि हम लोग का इंग्लिश अच्छा रहा और आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, इंग्लिश को स्पेशली पढ़िएगा और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनेगा जनरल कंपटीशन में, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन से हो, रिमूव टू हो गया, आपका रिमूव टू हो गया, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस हो गया, आपका डिग्री हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया। इन सारे टॉपिक से अच्छा खासा क्वेश्चन रहेगा और उसको हम लोग डील करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे टेंस। देखिए इंग्लिश में होता जो दिक्कत है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का इसमें दो प्रॉब्लम आता है। पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर कहीं पे वर्ड लिखा हुआ रहेगा, उस वर्ड का या तो हम हिंदी नहीं जान पाते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा बुक, तो बुक का अगर हिंदी वर्ड्स आप नहीं जानते हैं तो आप हिंदी नहीं कर पाइएगा, पहला बात होता है। दूसरा बात है कि वो मीनिंग किसी सेंटेंस के साथ, किसी वाक्य के साथ में इंक्लूडेड रहेगा, तब आप उसको कैसे हिंदी कर पाइएगा। ऐसे जगह पे जहाँ होता है, जहाँ पे हम लोग हिंदी करने में या तो हिंदी का अंडरस्टैंडिंग कर नहीं पाते, तो उसके लिए होता है दो तीन बात। पहला बात होता है कि उस जो वर्ड दिया हुआ है उसका आप हिंदी वर्ड मीनिंग नहीं जान रहे हैं। सेकेंड बात होता है कि वो जिस सेंटेंस से इंक्लूडेड है, जिस सेंटेंस से वो जुड़ा हुआ है, उसका हिंदी आप नहीं जान पाते हैं। तो देखिए ज़्यादातर इंग्लिश में आप देखिएगा कि वर्ड का तो होता ही है, साथ साथ में जो प्रीपोजिशन रहता है, जहाँ पे कंजंक्शन रहता है, स्पेशली प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ऐसे शब्द का अगर हिंदी करना हम नहीं जानते हैं तो वो भी उसी कारण से भी आपको नहीं हो पाता है उसका हिंदी अंडरस्टैंडिंग। तो इन सारे प्रॉब्लम रहता है, जहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि अगर कहीं पे इंग्लिश लिखा हुआ रहेगा, जैसे अब कहीं हिंदी लिखा हुआ है तो तुरंत सेंस में पकड़ लीजिएगा कि ये लिखा हुआ, लेकिन कहीं इंग्लिश लिखा हुआ रहता है, उससे कंडीशन को हम लोग जानने के लिए हम लोग सबसे पहला जो ग्रामर में सहारा लेते हैं उसमें से लेते हैं टेंस का सहारा। टेंस हम आपको सेंस देता है कि किस तरह से उसका हिंदी इंग्लिश ऐसा कर सकते हैं। साथ में उसमें ग्रामर भी है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू हुआ, डिग्री नरेशन हो गया, डिग्री हो गया, वॉइस हो गया, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस हुआ, ये भी सपोर्टिंग रहता है। लेकिन जो हम लोग रीढ़ मानते हैं इंग्लिश का, उसमें से स्पेशली जो इंडियन इंग्लिश है उसमें हम लोग ये इसका प्रयोग करेंगे टेंस का। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे कि किसी भी वाक्य को जब आप पढ़ते हैं, देखते हैं, जिसे लिखा हुआ है राम प्रतिदिन रामायण पढ़ता है, तो राम प्रतिदिन रामायण पढ़ता है, ऐसा कहीं सेंटेंस लिखा रहेगा, तो हम लोग उसका क्या सेंस लेंगे। देखिए सेंस लेने का तरीका ये है कि सबसे पहले इस स्पेसीज को जानेंगे कि ये स्पेसीज क्या है। जब इस स्पेसीज को, इस थीम्स को जानेंगे, जब थीम्स को जानेंगे तब ना उसका इंग्लिश इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। देखिए राम प्रतिदिन रामायण पढ़ता है, तो इसको समझना है कि राम पहले क्या है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पूरा कार्य को करने के लिए राम इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तो हम लोग ऐसा वर्ड्स कहीं पे दिया हो रहेगा जहाँ पे कोई भी सेंटेंस को पूरा लीड करता है, वो उसी के माध्यम, उसी के डायरेक्शन में वो वर्क डायरेक्टेड होता है। वैसे कहीं किसी भी सेंटेंस को में रहने वाले सेंटेंस को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। इसे जो किसी काम को करे, अगर कोई भी काम को करने का जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसको हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं। यहाँ पे राम सब्जेक्ट है। उसके बाद में देखें, सब्जेक्ट के बाद में जो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो इसको अदर वर्ड्स बोलते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद में हम लोग जब इंग्लिश, चूँकि हिंदी टर्म क्या है, सब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन चूँकि इसको इंग्लिश टर्म तो ऐसा नहीं हो सकता है। इंग्लिश टर्म में हम बनाएंगे राम रीड्स रामायण डेली, तो राम के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब हम लोग लेते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद में इंग्लिश के अकॉर्डिंग वर्ब ही होता है। जो काम किया जाए, कोई भी काम को अगर हम करेंगे, जो काम, जैसे राम
पढ़ता है, ये उसका वर्क हो गया, काम हो गया। तो सब्जेक्ट, तब उसके बाद हम लोग वर्ब लेते हैं कि जो भी काम किया जाए उसको हम लोग लेते हैं वर्ब के अंदर में। अब आता है ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है। तो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को क्या लेते हैं? देखिए, ऑब्जेक्ट का जिस पर किया गया काम का फल पड़े। जैसे आप देखे होंगे, आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति रामायण पढ़ रहा है उसका फल अलग होगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसका फल अलग होगा। तो ऑब्जेक्ट का मतलब जो आप कर्म कर रहे हैं, कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका जो फल होता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिस पर किया गया काम का फल पड़े, जो हम काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो उसका फल अलग होगा। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो उसका फल अलग नहीं होगा। तो अगर जो सब्जेक्ट किसी काम को करे, जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से, वो ऑब्जेक्ट हो गया। और किसी भी वर्ड में, किसी भी नॉट ए वर्ड, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावे जो भी वर्ड आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदर वर्ड्स या तो कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जिसको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो भी शब्द आए, दुनिया का जो भी शब्द रहेगा, अगर वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावे कुछ भी रहेगा उसको हम लोग अदर वर्ड्स लेंगे। इसलिए इस बात को जानना ज़रूरी है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर किया गया काम का फल पड़े। जैसे हम आपको बताएं कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के अकॉर्डिंग काम क्या कर रहा है, रामायण को पढ़ रहा है, उसका फल अलग होगा। लेकिन इंग्लिश में इसको अगर बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स होगा। अब अदर वर्ड्स को हम लोग लास्ट में लेते हैं। तो इंग्लिश, जब हम कहीं इंग्लिश लिखा रहेगा तो उसको अगर हम लोग हिंदी भी करते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग हिंदी, ना कि इसके अकॉर्डिंग करेंगे। हिंदी करने का भी सब प्रक्रिया होता है कि सब पहले हम सब्जेक्ट को उसमें ढूंढेंगे, तब वर्ब को ढूंढेंगे, तब ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, अदर वर्ड्स को ढूंढेंगे। ऐसा अगर काम करते हैं तो देखिए, जो इंग्लिश का जो बेसिक नॉलेज होता है वो सबसे पहले इसी चीज़ का होता है कि हमको सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट क्या है। इन सारे चीज़ को जब हम लोग देखेंगे, जब ऑब्जर्व करेंगे कि हमको सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में हम निकाल लिए, अगर हम वर्ब निकाल लिए, अगर हम अदर वर्ड्स निकाल लिए, ऑब्जेक्ट निकाल लिए, तब उसको हम आसानी से उस चीज़ को हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। उस वाक्य में हम ये ढूंढ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये अदर वर्ड्स है। इस टाइप का हमको इसमें ये इस बात को जानना है। अब देखिए, कुछ बात क्या है कि लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स लिखा हुआ रहता है तो उसको हम सीरियसली नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को जब बनाना शुरू करते हैं, रिमूव टू बनाना है या डिग्री बनाना है, नरेशन बनाना है, उस कंडीशन में क्या होगा कि आप हड़बड़ में आप समझ ही नहीं पाइएगा इसका सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड्स क्या है। उस कंडीशन में आप मिस कर जाइएगा। इसलिए ऐसा वर्ड होता है, चूँकि ये सब्जेक्ट केवल यहाँ पे थर्ड, सिंगुलर नंबर का थर्ड है, तब ना देख पाइएगा। सब्जेक्ट आपका आई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ही सी टी भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में इस सब्जेक्ट को हम लोग एज ए नाउन, एज ए प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट को इस बात को याद रखना है कि वो नाउन, प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है प्रयोग उसका। अब हम लोग कुछ शब्द ये देखेंगे कि हम लोग पर्सन के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन को कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे आई, यू, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। तो देखिए, अगर पर्सन में देखिएगा तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर अगर लेते हैं तो आई को लेते हैं, लेकिन उसी का अगर प्लूरल नंबर लेते हैं तो बी हो जाता है। अब इसका यूज भी बताएंगे कैसे होगा। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू और प्लूरल नंबर भी यू होता है। थर्ड पर्सन का जो है एक बहुत बड़ा इसका अलग फॉर्म है। थर्ड पर्सन का ही सी इट लेते हैं और जितना भी पोस्ट है, जितना भी रिलेशन है, जितना भी नेम है, जितना भी प्लेस है, अगर हम इसको नेम भी इसमें लिख सकते हैं, जितना भी नेम है वो भी हमारा थर्ड पर्सन नंबर, जितना भी प्लेस है, ये सब जितना है सब थर्ड पर्सन के अंदर में आएगा। इसलिए थर्ड पर्सन को हम लोग का इसका ब्रॉड एक एरिया है जिसको कि हम लोग थर्ड पर्सन के अंदर मिलते हैं। ही, सीट, नेम, पोस्ट, नेम, प्लेस। तो जितना भी चीज़ है उसको हम लोग थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर लेते हैं, लेकिन प्लूरल नंबर में दे यूज करते हैं। इसका आगे हम बताएंगे कैसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट होता है।
तो सबसे पहले इस चार्ट को आप याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस छोटा सा इसको आप कहीं पे लिख के और ऐसे जगह पे जहाँ आप मैक्सिमम टाइम रहते हैं वहाँ पे आप चिपका दीजिएगा तो उसको याद हो जाएगा आपको। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई लेते हैं, प्लूरल नंबर बी। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर भी वही है, प्लूरल नंबर भी वही है। योर योर्स भी ले सकते हैं इसके अंदर में, योर भी है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सीट, पोस्ट, जितना भी रिलेशन है, नेम है, प्लेस है, ये सारे को हम लोग थर्ड पर्सन लेते हैं, उस सिंगुलर नंबर हो गया। अगर प्लूरल नंबर उसका यूज करते हैं तो दे होता है। अब आते हैं टेंस। तो जनरली में टेंस का जो जनरली देखिएगा, टेंस का 3 बात है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, थोड़ा सा ये टॉपिक तो बोरियस टाइप का लगता है, लेकिन आपको चूँकि अगर इस बात को टेंस को 100% लोग समझते नहीं हैं तो उनसे बहुत सारा चीज़ दिक्कत होता है। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का भी 4 फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपका इतना चीज़ है जिसके अंदर में हम लोग देखते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतना है टाइप, जिसमें कि हम लोग 4, 4, 8 और 4, 12 का सबका स्ट्रक्चर जानेंगे कि असर्टिव स्ट्रक्चर उसका क्या है, निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर उसका क्या है। इस सारे चीज़ को दिमाग में सेट करके रखना चाहिए। तब होता क्या है कि जो हम मेरे पास में बेसिक नॉलेज की नहीं उतना नॉलेज होता है, तो इसके वजह से हमको इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होता है, चाहे ग्रामेटिकली हो या हिंदी से इंग्लिश हो। तो इन सारे चीज़ों को हमको भली भांति जानना है कि कहाँ पे हम मिस करेंगे। तो पहले लगता है कि हाँ हम टेंस जानते हैं, लेकिन अगर आपको पूछा जाए तो उसमें मिसिंग होने लगेगा आपको, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बेसिक लेवल, मोलिकुलर लेवल से जानेंगे तब उस बात को हम पूरा समझ पाएंगे। धन्यवाद।